सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा हिसाब किताब देख लिया कि किस तरीके से प्रोटीन का पूरा फोल्डिंग हो रही है और प्रोटीन का पूरा मॉडिफिकेशंस हो रहा है, कौन कौन से टाइप के केमिकल मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी प्रीवियस जस्ट क्लास में पढ़ा था। अभी इसके बाद कंटिन्यू हम लोग देखेंगे कि जो भी प्रोटीन्स आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गई हुई है, उस प्रोटीन का कैसे फर्दर मॉडिफिकेशन होने के लिए गोल्गी बॉडी में जाना होता है या गोल्गी बॉडी से फिर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आना होता है, क्या उसका फेट है, किस तरीके से होता है। सो यहाँ से आपके सीक्वेंसेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मोस्ट प्रोबेबली फेमस सबसे ज़्यादा जो सीक्वेंस है KDEL के नाम से, ये सीक्वेंस बोला जाता है कि ये कौन से टाइप के प्रोटीन में या अगर किसी प्रोटीन को कहाँ पे रिसाइड करना होगा कि ये वाली सीक्वेंस पाई जाती है। तो इस तरीके के सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन से जो भी प्रोटीन मॉडिफाई हुई है, उसको इस यहाँ से होकर के गोल्गी बॉडी जाने में, जैसा कि आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि गोल्गी बॉडी का जो आपका पोजीशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ कहीं पे आपको दिखाई देगा क्या, गोल्गी बॉडी इस तरीके से, राइट। तो जो फेस आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा उसको आप बोलते हैं दैट इज़ द सिस फेस, और जो फेस आपका ऊपर की तरफ होगा उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ द ट्रांस फेस। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो फेस है वो क्या है, सिस गोल्गी बॉडी है, और ये वाला जो फेस आपको क्या है, दैट इज़ द ट्रांस गोल्गी है। ये पूरा आपका क्या है, दैट इज़ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो जो भी प्रोटीन साइटोप्लाज्म से होकर के यहाँ पर आई है, उस प्रोटीन का यहाँ से यहाँ जाने के लिए बेसिकली कुछ वेसाइकल्स की, कुछ प्रोटीन कोड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। उन्हीं प्रोटीन कोड को लेकर के आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि किसी भी प्रोटीन को अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी की तरफ जाना है तो कौन सा कोड काम करेगा, या आपका गोल्गी बॉडी से की तरफ जाना है तो कौन सा काम करेगा, या मेम्ब्रेन से इंडोसोम की तरफ जाना है तो कौन सा प्रोटीन काम करेगा, या कोड कौन सा काम करेगा। इस तरीके के सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कि प्रोटीन बनी हुई है, उस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए जो कि गोल्गी बॉडी में जाना है, कौन कौन से प्रोटीन्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। सो बेसिकली यहाँ पे 3 डिफरेंट कोटेड प्रोटीन्स होती हैं जिनका कि कवरिंग किया जाता है, जिनको जो कि वेसाइकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। उन 3 डिफरेंट कोटेड प्रोटीन के थ्रू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं आपके प्रोटीन्स के। तो कौन कौन से वो प्रोटीन है यहाँ पे आप देख लीजिए। सो नंबर पहला है क्लेथेरिन। ये आपका बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि वेसाइकल कंटेनिंग होता है, और इसके साथ में अगर AP1 का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपका ये भी एक प्रोटीन है। तो क्लेथेरिन कोटेड प्रोटीन, तो क्लेथरीन को कोट करने वाली प्रोटीन अगर ये हो, ये क्लेथरीन और AP1 के साथ में अगर कॉम्बिनेशन होगा, तो ये वाले जो रिसेप्टर्स होंगे वो बेसिकली गोल्गी बॉडी से इंडोसोम्स में ले जाने के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब जो प्रोटीन आपका यहाँ पे गोल्गी बॉडी में आ चुकी है, इस प्रोटीन से अब कहाँ पे जाएगा, दैट इज द इंडोसोम्स में। इंडोसोम्स आर नथिंग बस बेसिकली दे आर द वेसाइकल, मीन्स दे आर द ट्रांसपोर्टिंग वेसाइकल्स। ये बेसिकली प्रोटीन्स को या लिपिड के मॉलिक्यूल्स को गोल्गी बॉडी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी में, या गोल्गी बॉडी से साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन तक ले जाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इंडोसोम्स बेसिकली क्या होते हैं, ये एक ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जो कि यहाँ से निकल करके दूसरे तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अगर किसी प्रोटीन को गोल्गी बॉडी से निकल करके आपका फाइनली इधर की तरफ बाहर आना है, मीन्स बाहर की तरफ आना है, इंडोसोम्स में आना है पैकिंग करने के लिए, ये आपका मान लीजिए क्या है, इंडोसोम है। तो उस टाइम पे जो कोटेड प्रोटीन काम करेगी वो कौन काम करेगी, दैट इज द क्लेथरीन AP1। नेक्स्ट अगर क्लेथरीन AP2 के साथ में कॉम्बिनेशन होगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इंडोसोम से जाएगा। मतलब कि अब आपका प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो इंडोसोम्स से मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंडोसोम्स में ट्रांसपोर्ट होगा। तो अगर किसी प्रोटीन्स को जो कि बेसिकली मेम्ब्रेन में है, अगर उसका ट्रांसपोर्टेशन होना है तो वहाँ पे क्लेथरीन से क्लेथरीन प्लस AP2 जो प्रोटीन होगी, कोड प्रोटीन होगा, वो क्या करेगा, काम करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है अभी आपके पास आने वाला है कोप 1। ये कोटेड प्रोटीन के नाम से 1 रखा गया है, इसका नाम कोप 1, जो कि गोल्गी बॉडी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाने का क्या करेगा, काम करेगा। अगर कोई प्रोटीन जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी में आ गई थी लेकिन फिर से इसको यहाँ से यहाँ की तरफ जाना होगा, इसको आप बोलते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन। जिन प्रोटीन्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में ही डिसाइड करना है, वहीं पे ही रहना है, तो उनका पहले यहाँ से मॉडिफिकेशन होने के बाद पहले यहाँ आना होगा। यहाँ पे जो भी कुछ मॉडिफिकेशन होंगे कम्प्लीटली हो जाएगा,
फिर से वो क्या करेगा, यहाँ पे जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बैठ जाएगा। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशंस को बेसिकली हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं, मीन्स रिवर्स होना। जैसे रेट्रो सॉन्ग सुनते हैं हम लोग पुराने ज़माने के, वैसे ही रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि गोल्जी बॉडी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ क्या करता है, मूव करता है। और ऐसा कराने के लिए यहाँ पे कोप वन प्रोटीन क्या होती है, काम करती है। मतलब वो वेसाइकल्स जो कि कोप वन प्रोटीन से कोटेड होते हैं, वो इस प्रोटीन को कोड करेंगे। मीन्स यहाँ आपका मान लीजिए ये कोप वन है, क्या है, कोप वन, ये प्रोटीन्स को यहाँ से ला करके यहाँ ले जाने क्या करेगा, काम करेगा। इसके बाद आता है कोप टू, जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, मतलब यहाँ से जो प्रोटीन होगी, ये प्रोटीन निकल करके यहाँ पे जो वेसाइकल्स बनेगा, इस वेसाइकल्स के थ्रू आपका यहाँ पे जब आएगा, तो ये का क्या होगा, दैट इज आपका कोप टू, मतलब कोप सेकेंड प्रोटीन होगी। तो कोप सेकेंड प्रोटीन से फॉरवर्ड डायरेक्शंस में होगा, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका गोल्जी बॉडी में होगा। लेकिन अगर किसी प्रोटीन को गोल्जी बॉडी से आपका फिर से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना है, तो आप कोप वन काम करेगा। और किसी प्रोटीन को गोल्जी बॉडी से इंडोसोम में जाना है, तो आपका क्या काम करेगा, दैट इज द क्लैथरीन AP1। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर आपका इंडोसोम्स में जाना है, तो काम करेगा AP2। ये बेसिकली यहाँ पे क्लैथरीन ही दिया जाता है। अगर आपका ये AP1 और AP2 का कॉम्बिनेशन नहीं देगा, ये थोड़ा एडवांस है। नॉर्मली यहाँ पे 3 डिफरेंट होते हैं, क्लैथरीन, कोप वन, कोप टू। तो क्लैथरीन के लिए सिंपल लिखा जाता है कि बेसिकली इनका जो ये जो ट्रांसपोर्टेशंस करते हैं, वो मेम्ब्रेन से लेकर के इंडोसोम्स तक का काम करते हैं। तो किसी भी प्रोटीन को अगर मेम्ब्रेन से इंडोसोम्स में आना है या गोल्जी बॉडी में जाना है, तो उस टाइम पे जो आपका कोटिंग प्रोटीन होगी, वो आपका कौन सा होगा, दैट इज अ क्लैथरीन होगा। तो क्लैथरीन वाला तो सवाल आपसे कम पूछा जाता है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कोप वन एंड कोप टू, जिसमें से ये पूछा भी जाता है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा कोटेड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, कोटेड साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है, या रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आप क्या समझते हैं, क्या ये बताता है, ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है। तो नॉर्मली आपको पता है कि जो प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन है, वो क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम से या इंडोसोम्स, और इंडोसोम से फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर। ये इनका क्या है, नॉर्मल पाथवे है फॉरवर्ड डायरेक्शन से मूव करने का। लेकिन जब वही प्रोटीन जो कि मॉडिफाई हुई है, कंप्लीट हो चुका है मॉडिफिकेशन, अगर उसके बाद उसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहना है, तो यहाँ से गोल्जी बॉडी से बेसिकली उसको यहाँ पे जाना पड़ता है। और इस दौरान जो मूवमेंट होगा, उसको रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। और ये चीज़ करने के लिए आपका कोप वन जो प्रोटीन होगी, वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब वो प्रोटीन जो कि गोल्जी बॉडी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है, उसके लिए कोप वन प्रोटीन्स का होना वहाँ पे ज़रूरी है। तो ये कोप वन जो प्रोटीन होती है, इसके अंदर में ये वेसाइकल्स होते हैं, ये वेसाइकल्स के अंदर में आपका ये प्रोटीन आ जाता है। अब ये प्रोटीन आपका गोल्जी बॉडी से कहाँ पे जाएगा, दैट इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, तो ये 3 आपके यहाँ पे कोटेड वेसाइकल्स हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशंस का काम करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डिफरेंस है। नहीं नहीं, दोनों तरफ नहीं है। एक का काम है कि जो प्रोटीन्स आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी हुई है, मीन्स हुआ है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकलेगा। और ये प्रोटीन आपका किस में पैक हो जाएगा, दैट इज द कोप सेकेंड में। और ये कहाँ पे लेके जाके छोड़ेगा, दैट इज द गोल्जी बॉडी में। लेकिन दूसरा आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि अगर गोल्जी बॉडी में प्रोटीन है, जो कि फाइनली मॉडिफिकेशंस के लिए आई हुई है, यहाँ से कोई प्रोटीन अगर आपकी निकलती है, तो ये प्रोटीन जो होगी, वो कोप वन में क्या होगा, वेसाइकल्स में कोटेड होगा, और फिर से कहाँ पे चला जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दोनों जस्ट उल्टे हैं। दैट इज़ वाई इसको नाम दिया जाता है रेट्रो, मतलब रिवर्स करने वाला। हाँ हाँ, एंटेरोगेट या रेट्रोगेट भी बोला जाता है। मतलब कि ये जो नॉर्मल जो डायरेक्शंस होता है, उसको आप ध्यान से समझिए। प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन का जो डायरेक्शंस होगा, वो क्या होगा, पहले साइटोप्लाज्म में आके प्रोटीन बनती है, साइटोप्लाज्म से फिर कहाँ पे जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर कहाँ पे जाएगा, गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी से निकल के कहाँ पे जाएगा, आपका लाइसोसोम्स में, लाइसोसोम्स या वेसाइकल्स में, वेसाइकल से फिर कहाँ पे जाएगा, या तो आपका फिर से साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, या तो फिर से आपका क्या होगा, मेम्ब्रेन पे चला जाएगा, या तो फिर किसी ऑर्गन्स में चला जाएगा।
ये जो डायरेक्शंस है इसको आप बोलते हैं दैट इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन का। यही जब आपका यहाँ से यहाँ ऐसे रिवर्स हो जाता है, मतलब जो प्रोटीन को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहना है तो उसका पहले मॉडिफिकेशन के लिए कहाँ पे जाएगा, गोल्गी बॉडी में जाएगा, प्रॉपर होने के बाद फिर से कहाँ पे आएगा, ईआर में आएगा। तो ये रिवर्स होता है, दैट इज वाई इसको आप रेट्रो के नाम से भी जानते हैं। तो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन को भी बोला। हाँ। अरे भाई, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी काम करने के लिए प्रोटीन चाहिए होगा कि नहीं? तो जो प्रोटीन आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चाहिए होगी, उसका भी तो मॉडिफिकेशन होना चाहिए ना, तो गोल्गी बॉडी में जाएगा। तो गोल्गी बॉडी से जब पूरा प्रॉपर मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आना पड़ेगा कि नहीं उसको? जी हाँ, जो प्रोटीन्स रिसाइड करती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मतलब प्रोटीन्स अगर देखा है तो बेसिकली दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है एंडोप्लाज्मिक मतलब ईआर रेसिडेंशियल प्रोटीन, और एक होती है ईआर एक्सपोर्ट प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो कि ईआर के अंदर में ही रहती हैं, जिनका काम कि ईआर के अंदर में ही रहता है। जैसे अभी आपने पढ़ा है एचएसपी क्या है, ईआर प्रोटीन है। बीम बीम क्या है, ईआर प्रोटीन है। राइट। अभी आपको बहुत सारे प्रोटीन्स पढ़ाए गए जो कि ईआर के अंदर में पाए जाते हैं, तो उन सारे प्रोटीन का सिंथेसिस तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। उनका भी मॉडिफिकेशन का प्रोसेस वही होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी में जाएगा। लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन उनका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उनको गोल्गी बॉडी से ईआर में आना पड़ेगा। तो गोल्गी बॉडी से ईआर में आने के लिए उनको वेसाइकल के थ्रू से प्रोटीन जो है ऐसे फ्री फॉर्म में नहीं आएगा ना, जब भी आएगा तो वेसाइकल्स के थ्रू आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपने ये मेम्ब्रेन पढ़ा हुआ है गोल्गी बॉडी का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये सारे मेम्ब्रेन जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस हो गया और इसके बाद आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट। तो ये प्रोटीन जो आपकी यहाँ पे बनेगी डायरेक्टली ऐसे फ्री फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, पहले ये क्या होगा, वेसाइकल्स में जाएगा। ये वेसाइकल जो होती है मेम्ब्रेन बाउंड होती है, तो मेम्ब्रेन का मेम्ब्रेन से फ्यूजन होना और उसमें जाकर के इमर्ज हो जाना ईजी होता है। ये प्रोटीन अगर ऐसे फ्री फॉर्म में जाएगी तो बेसिकली ये इस मेम्ब्रेन को बैरियर की तरह काम करेगा। ये मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा कि मेम्ब्रेन जो होता है वो नेचर कैसा होता है, दैट इज द लिपिड का। और लिपिड वाले मेम्ब्रेन में प्रोटीन का डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन होना पॉसिबल नहीं होता, दैट इज वाई उनको वेसाइकल्स के थ्रू होकर के ट्रांसपोर्टेशन कराना पड़ता है, जाना पड़ता है। ठीक है अमित। हेलो। वेसिकल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, वो लिपिड के होते हैं। इनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है, मतलब प्रोटीन कोटेड वेसिकल्स होते हैं। जैसे जो आपने ये क्लैथिलीन पढ़ रही हैं, कोप वन पढ़ रही हैं, कोप टू पढ़ रही हैं, ये सब बेसिकली कोटेड प्रोटीन्स वेसिकल्स हैं। मतलब प्रोटीन की कोटिंग है और उनका नेचर कैसा है, वेसिकल्स है। छोटे छोटे होते हैं जिनके अंदर में प्रोटीन्स क्या होता है, पैक्ड होता है। वो प्रोटीन उनके उनसे होकर के ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। ओके। तो ये वाला जो अभी आपको पेज दिखाई दे रहा है सामने, यहाँ से आपके पार्ट बी पार्ट सी दोनों में सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाले दोनों पॉइंट। ये गोल्गी बॉडी से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी। या आपको ये वाला टर्म दे करके भी पूछ सकता है कि ऐसा होने के लिए कौन से कोटेड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके। इसके बाद अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ई आर रेसिडेंट प्रोटीन ऑफन आर रिट्राइव फ्रॉम द गोल्गी बॉडी, सिस गोल्गी बॉडी। तो ऐसा करने के लिए प्रोटीन के पास कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, और उस सीक्वेंसेस को बाइंड करने के लिए क्या होता है, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि उनको रिट्राइव करता है गोल्गी बॉडी से आने के लिए। ओके। तो देखते हैं कि कोई भी प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रेसिडेंशियल अपना बनाती है, रहना चाहती है, उस प्रोटीन का गोल्गी बॉडी से कैसे फिर से रिवर्स फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या उसके पास सीक्वेंसेस है, क्या उसके पास रिसेप्टर्स है। ओके। होपफुली कि ये जो चीज़ें अभी मैंने लिखा हुआ है आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बेसिकली ई आर रेसिडेंट जो प्रोटीन होती हैं उनके पास स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं, जिनको कि आप लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ल्यूसीन, जिसका कि सीक्वेंस हो जाता है KTEL, सीक्वेंसेस होते हैं।
सी टर्मिनल पे, ये दोनों ही टर्म आप याद रखिएगा, ये सीक्वेंस और ये टर्मिनल, प्रोटीन के सी टर्मिनल पे KDEL जो सीक्वेंसेस होते हैं वो इस बात का श्योरिटी देते हैं कि अब ये प्रोटीन ER में ही क्या करेगी, रेसिडेंशियल बनाएगी, मतलब रहेगी। सो किसी भी प्रोटीन को जिसको कि फाइनल डेस्टिनेशन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर उसमें ही रेसिडेंशियल रहना है, मतलब बना करके रहना है, तो उस प्रोटीन के सी टर्मिनल पे ये जो 4 अमीनो एसिड आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइसिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ल्यूसीन, ये सीक्वेंसेस ही उसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करते हैं, जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। इन्हीं सीक्वेंसेस के बेसिस पे ये प्रोटीन आपका क्या करता है, मूव ऑन कर जाता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फिगर आपको बता रहा है कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरीके से इनका प्रोड्यूसन हो जाता है, यहाँ पे वेसिकल्स बन जाते हैं, और ये कोप 1 कोप 2 प्रोटीन्स आपको दिखाई जा रही है। कोप 2 प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना, यहाँ पे प्रोटीन आएगा, फिर जाकर के ये आपका गोल्जी बॉडी के सिस फॉर्म से फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद आपका यहाँ चला जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में जाने के लिए कोप 2 प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ में अगर आपका जो एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी है, यहाँ से कोई प्रोटीन अगर आपका निकल रहा है वेसिकल्स के फॉर्म में, तो वो आपका क्या आएगा, कोप 1 के थ्रू फिर से कहाँ पे जाएगा, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इस तरीके से अगर होगा तो उसको आप क्या बोलते हैं, रेट्रोगेट बोलते हैं, और यहाँ पे कोप 1 प्रोटीन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब इंटरकनेक्टिंग किया जाता है सर्टेन कोटेड प्रोटीन के थ्रू, जहाँ से प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अनदर कंपार्टमेंट। Okay, so this is all about the endoplasmic reticulum, their role, their mechanism, and their specific processes occurring inside the endoplasmic reticulum. तो बहुत सारा चीज़ आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे दूसरे पार्ट की तरफ, दैट इज द न्यूक्लियस, जो कि कल की क्लास में आपको पढ़ा रहा था। सो न्यूक्लियस जो कि आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का पूरा सेंटर माना जाता है। जितने भी आपके यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, चाहे वो आपका प्लांट सेल्स हो, चाहे वो आपके एनिमल सेल्स हो, सभी के लिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। और इनको आप कंट्रोल सेंटर मानते हैं पूरे सेल्स का, क्योंकि जो भी एक्टिविटी, हाँ जी। हम्म। 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 क्या हो गया? एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट से गॉल्जी बॉडी का दो कंपार्टमेंट होता है, एक तो सिस होता है और एक आपका ट्रांस ट्रांस होता है ना? हाँ, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट जाने के लिए भी उसको उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो न्यूक्लियस को लेकर के आपको जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है, आपने पढ़ा कि बेसिकली न्यूक्लियस आपका डिसकॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जिसका आउटर जो मेम्ब्रेन होता है वो ओरिजिन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और आपकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होती है। जहाँ जहाँ कहीं पे भी डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म दिखाई देता है, वो आपका न्यूक्लियर पोर होता है, और न्यूक्लियर पोर बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच का ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए। तो जनरली जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली एक न्यूक्लियस कंटेन करते हैं, कल की क्लास में आपको बताया था। बाकी कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि मल्टी न्यूक्लियर होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के कंपोनेंट हैं कुछ यहाँ पे जो कि आपको देखने हैं, दैट इज न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर प्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर नेमिला है, और पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। सो ये स्ट्रक्चर आपको काफ़ी कुछ समझा के यहाँ पे जाता है। दैट इज पहला कि इसके अंदर का ये पाया जाने वाला जो लिक्विड फ्लू मटेरियल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और ये उस सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स को और मिनरल्स को कंटेन करता है जो कि इस न्यूक्लियस के अंदर में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट कर पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपका न्यूक्लियस के अंदर में होता है, जैसे लाइक गैस रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी आपकी कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर में होती है। इसके साथ साथ में ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगी वो भी कहाँ पे होगी, आपकी न्यूक्लियस में होगा। ओके, साथ साथ में अगर आप क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर भी आपका कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। रिकॉम्बिनेशंस की अगर आप बात करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन भी कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा। तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि आपका न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, चलता रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जो फ्लूइड होते हैं, उन फ्लूइड को आप न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म वो सारे एसेंशियल एंजाइम, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर कंटेन करता है, जो कि इसके अंदर में होने वाले सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी होता है।
ओके, आउटर मेम्ब्रेन से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन होती है। इनर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। इनर मेम्ब्रेन आपका डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में होता है। जहाँ-जहाँ कहीं पे भी डिसकंटीन्यूअस फॉर्म होगा उसको हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। और न्यूक्लियर पोर बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है, एक पाथवे का काम करता है किसके-किसके बीच में, इस न्यूक्लियर प्लाज़्म से और मतलब ये न्यूक्लियस के और इसके बाद इस साइटोप्लाज़्म से, राइट? अरे! क्या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा, अभी आया क्या? ओके। सो न्यूक्लियर पोर का काम जो होता है वो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशंस का काम करता है। यहाँ से यहाँ मटेरियल को आने के लिए कोई भी मटेरियल आपका जो यहाँ पे बना लाइक है, जगह ट्रांसक्रिप्शन अगर होगा तो जो भी आपकी एमआरएनए बनी हुई होंगी उन एमआरएनए का प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ से ट्रांसपोर्टेशंस कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में मटेरियल को जाने के लिए जिस पाथवे की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इनकी साइज बड़ी फिक्स होती है। सर्टेन केबी या सर्टेन साइज के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही इससे सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स नहीं जा पाते हैं। साथ साथ यहाँ पे साइटोप्लाज्म से अगर आपको न्यूक्लियस में जाने की ज़रूरत है किसी प्रोटीन का, किसी एंजाइम का और भी मॉलिक्यूल्स का, तो उनका भी ट्रांसपोर्टेशन आपका यहाँ पे होता है। तो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म। दोनों डायरेक्शंस पे आपका जो मूवमेंट होता है या ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं वो पॉसिबल होता है। इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर लैमिना होती है जो कि आपको यहाँ पे बताया गया कि ये एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जिनका मिलकर के ये मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, जो कि इनर मेम्ब्रेन के जस्ट बीनेथ में मतलब नीचे की तरफ क्या होती है, पाई जाती है। ओके। और क्रोमेटिन फाइबर जो कि आपके क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। नॉर्मली इनका जब कंडेंसेशन होता है तो वो क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेते हैं। बाकी आपका न्यूक्लियर एनवलप है जिसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। न्यूक्लियोलस जिसको कि आप राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस का फैक्ट्री भी मानते हैं, आरआरएनए के बारे में ये सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे मतलब यहीं पे बनता हुआ दिखाई देता है। और ये न्यूक्लियोलस हर टाइम पे नहीं दिखाई देता, अलग अलग सेल साइकिल के फेज में ये अपीयर और डिसअपीयर होता रहता है। इनसे भी सवाल आपसे सीएसआईआर में पूछे जाते हैं कि कौन सा फेज होगा जहाँ पे न्यूक्लियस आपको प्रॉपर दिखाई देगा न्यूक्लियोलस, और कौन सा फेज होगा जहाँ पे न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाता है। सो आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियस के होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। सो न्यूक्लियर एनवलप की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन से आपका न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंडेड होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। इनर मेम्ब्रेन जो होगी आपके डिसकॉन्टिन्यूस होगा जो कि न्यूक्लियर पोर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और ये न्यूक्लियर पोर आपके ट्रांसपोर्टेशन में क्या करेगा, हेल्प करने का काम करता है। बाकी दोनों जो स्पेस मतलब कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होगा तो स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जाना जाता है। तो आउटर और इनर के बीच का जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियर लैमेला इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑन न्यूक्लियर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये वर्ड आपसे ध्यान में रखना होगा। इसके बारे में सवाल आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियर लैमिना बेसिकली है क्या चीज़। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इसका मतलब प्रोटीन नेचर का होता है और इसका नेचर मतलब ये एक तरीके का साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट है। और ये न्यूक्लियर साइड में पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन के पास में। न्यूक्लियर लैमिना इज मेड अप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट नोन एज लैमिनास। सो लैमिनिन्स एक प्रोटीन है जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट के नेचर का कैटेगरी में आता है। इससे मिल करके आपके न्यूक्लियर लैमिना बने होते हैं। फिगर आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको बोला गया था न्यूक्लियर लैमिना, ये वाले पोर्शंस को जो कि हल्का लाइट ब्लू दिखाई दे रहा है, ये आपका नेचर में कैसा है, प्रोटीनियस नेचर का होता है। और क्या नाम है, दैट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इनका इंटरमीडिएट फिलामेंट का से मिल करके ये बने हुए होते हैं। और जो प्रोटीन है सेल वॉल में जो लैमिना होता है वो ग्लूकोज डेरिवेटिव्स होते हैं। नहीं, माइट्रो क्लोरोप्लास्ट में ऐसा लैमिना नहीं होता। वहाँ पे थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है, थैलाक्वाइड लुमेन, थैलाक्वाइड का जो मेम्ब्रेन होती है
मतलब कि जो अंदर वाला पोर्शन होता है जिसको क्या थैलेक्वाइड ल्यूमेन बोलते हैं, वहाँ पे वहाँ का जो कंपोनेंट है वो अलग है। ये वाला आपका न्यूक्लियर वाला जो है वो अलग है। सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स हैं या थैलेक्वाइड का जो, नहीं, नहीं, ये न्यूक्लियर लैमिना की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो कि आपके न्यूक्लियस में पाए जा रहे हैं, उनका जो नेचर है, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर के बने होते हैं। इनका नाम जो है दैट इज़ द लेमिन्स है। ओके। न्यूक्लियर पोर इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 50 टू 100 डिफरेंट प्रोटीन्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, और उन प्रोटीन्स को बोलते हैं न्यूक्लियोपोरीन। न्यूक्लियोपोरीन बेसिकली ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनका संख्या, जिनकी नंबर 50 से 100 हो सकती है, और वो जिस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं उनको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पोर के बारे में पूछा जाता है कि न्यूक्लियर पोर बेसिकली क्या है। क्या ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है या आपका सिंगल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, इसका नेचर कैसा होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 50 से 100 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इसका नेचर कैसा हो गया, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो न्यूक्लियर जो प्रोटीन है, मतलब न्यूक्लियर जो कॉम्प्लेक्स है, वो न्यूक्लियर प्रोटीन से मिलकर के बना है, जिनमें प्रोटीन की संख्या 50 से 100 के आसपास में होती है। Nuclear pore help in export or import of a protein which contain specific amino acids sequences functions as nuclear transport signal। जो भी किसी प्रोटीन्स को, पेप्टाइड्स को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना है, उन प्रोटीन्स के पास स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस होते हैं, और उन सीक्वेंसेस का बेसिकली काम क्या होता है, दैट इज़ अ न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट सिग्नल। मतलब कि उनके ट्रांसपोर्टेशंस के लिए एज अ सिग्नल सीक्वेंस का क्या करते हैं, काम करते हैं कि किसको एक्सपोर्ट होना है, किसको इंपोर्ट होना है। दो तरीके के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो जिन प्रोटीन्स को न्यूक्लियस से बाहर जाना है, दैट इज एक्सपोर्ट होना है, और उसके लिए वो काम करेगा, और जो प्रोटीन्स को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आना है, मीन्स इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके लिए इंपोर्ट प्रोटीन काम करती है। तो दोनों तरीके के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पाई जाती हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो एक्सपोर्टिन एंड इम्पोर्टिन आर रिसेप्टर प्रोटीन्स इंटरैक्ट विद द ट्रांसपोर्ट सिग्नल। जो भी आपका ट्रांसपोर्ट का सिग्नल पाया जाता है उन प्रोटीन्स पे, जिन प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन होना है, वो आपके एक्सपोर्टिन और इम्पोर्टिन के रिसेप्टर्स पे क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। इसको थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका ये न्यूक्लियस है, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, या इसको डिसकंटिन्यूअस दिखा देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। इन न्यूक्लियस के ये जो आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियर पोर, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए अगर आपका ये रिसेप्टर्स किसके लिए है, एक्सपोर्टिन के लिए, और जो भी प्रोटीन है उनके पास सिग्नल सीक्वेंसेस होते हैं, जिनको कि बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट सिग्नल। तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट सिग्नल वाले जो सीक्वेंसेस होते हैं, वो रिसेप्टर प्रोटीन से क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तब जा करके उनका या तो क्या होगा, एक्सपोर्टिन होगा, या तो क्या होगा, इम्पोर्टिन होगा। तो डायरेक्शंस डिपेंड करेगा। जैसे अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ जाना है तो उसको आप क्या बोलेंगे, इंपोर्ट हो रहा है, और अगर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ जा रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टिन, इंपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टिन, ये क्या है, न्यूक्लियर मतलब ये रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, जो कि सरफेस पे, मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाए जाते हैं, और ये इंटरैक्ट करते हैं किससे, उस प्रोटीन के सीक्वेंस से, जो कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट सिग्नल का क्या करती है, काम करती है। हाँ, हाँ, न्यूक्लियर साइज़ का पर्टिकुलर रेंज है, 50 किलो डाल्टन से ज़्यादा तक की जो प्रोटीन होगी, उस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशंस उस न्यूक्लियर पोर से नहीं हो पाता है। जो भी कोई प्रोटीन या जो भी कोई मॉलिक्यूल्स आपका उससे ट्रांसपोर्ट होगा, उसकी साइज़ विदिन 50 किलो डाल्टन की होनी चाहिए। ट्रांस फिर उस न्यूक्लियर पोर से नहीं हो पाता, फिर इसके लिए मतलब ऐसे जैसे रिसेप्टर टाइप की जो प्रोटीन्स होती हैं, वो हेल्प करती हैं। न्यूक्लियर पोर का अगर आप लिमिट पूछेंगे तो वो उसके लिए वही है कि 50 किलो डाल्टन तक की जो प्रोटीन होगी, वो प्रोटीन डायरेक्टली आपका न्यूक्लियर पोर से पास आउट हो पाता है, अदरवाइज उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है।
उसके लिए लिमिटेशंस अभी आपको आगे न्यूक्लियर न्यूक्लियर अच्छा, ओके। अभी आगे आपको जब न्यूक्लियर प्रोटीन का पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहाँ पे कई सारे जो प्रोटीन्स है कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, तो थोड़ी चीज़ें और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है रन, RAN। ओके, इसे आप रैन भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये स्मॉल मोनोमेरिक प्रोटीन होती है जिसके पास न्यूक्लियर जीटीपीएज एक्टिविटी होती है। मतलब कि जब जब कभी भी ये प्रोटीन आपका काम करेगा तो वहाँ पे एक जीटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हाइड्रोलाइज होने का काम करता है, और ये आपका ट्रांसपोर्टेशन में क्या करती है, हेल्प करती है प्रोटीन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ले जाने के लिए। सो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है न्यूक्लियोलस के बारे में कि न्यूक्लियोलस क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली न्यूक्लियोलस कोई मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट नहीं होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी होती है जो कि डिसअपियर हो जाती है एट द लेट प्रोफेज। जैसे ही आपका सेल का डिवीजन होना शुरू होता है, सो सबसे पहले आपका क्या होता है, वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होती है। तो कैरियोकाइनेसिस में कुछ फेजेस आपको पढ़ाए जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरीके से। तो प्रोफेज का जो लेट वाला फेज होगा, मतलब प्रोफेज के बाद अब जस्ट डायरेक्टली मेटाफेज आने वाला है, मेटाफेज के पहले ही ये आपका क्या होगा, जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है। और इसके बाद फिर आपका सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है, वो फिर रीअपियर कब होगा, टीलोफेज फेज में। मतलब जहाँ पर अब आपकी पूलिंग होकर के क्रोमोसोम से डिवाइड होने वाले होते हैं दो सेट में, तो वहाँ पर बेसिकली क्या होगा, टीलो फेज में ये आपका अपीयर होगा। तो ये दोनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। प्रो फेज के लेट फेज, मतलब लेट प्रो फेज में ये क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, और टीलो फेज में क्या होगा आपका, ये रीअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन ऑफ अ क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मतलब जितने भी आपके यूकेरियोटिक वाले होते हैं, खास करके मैमल्स की अगर बात करें, तो हर किसी ऑर्गेनिज्म में एटलीस्ट एक ऐसा क्रोमोजोम्स होता है जो कि जिसके पास आपका NOR रीजन पाया जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। जहाँ पे ये NOR बेसिकली क्या होते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस होते हैं। जैसे सेटेलाइट अगर आपने पढ़ा है, सेटेलाइट DNA। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शंस क्या होता है, सेंट्रोमियर होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे क्रोमोजोम्स की बात करें, तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शंस होते हैं जिनको कि आप क्या बोलते हैं, ऐसे ही अगर प्रोटीन में यहाँ पे मतलब इसके बजाय कहीं और पे कॉन्ट्रैक्शंस अगर हो जाए, लाइक दैट, इस तरीके से अगर आपको दिखाई दे, तो इसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। और NOR जो है मीन्स, डायग्राम मैंने आपको ये बना के दिखाया कि एक मतलब ये जो सेंट्रोमियर है उसके अलावा अगर पूरे क्रोमोसोम पे कहीं पे भी ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस होता है तो उसको आप सेकेंडरी बोलते हैं। NOR बेसिकली एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस माना जाता है, और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के एटलीस्ट एक क्रोमोसोम पे क्या होगा, पाया जाएगा, जो कि न्यूक्लियर को पूरी अच्छे तरीके से क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करता है। सो न्यूक्लियोलस इज प्रोड्यूस्ड बाई NOR। ये जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है क्रोमोसोम्स का, उसी पार्ट से, उसी सेक्शन से बेसिकली इस न्यूक्लियोलस की क्या होती है, ओरिजिन होती है, ये प्रोडक्शन वहाँ से होता है। और न्यूक्लियोलस जो होता है वो बेसिकली साइट होता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA सिंथेसिस एंड राइबोसोम असेंबली। ये दोनों प्रोसेस, राइबोसोमल RNA का सिंथेसिस भी होगा और राइबोसोम्स की क्या होगी, असेंबली भी होगी, कहाँ पे, न्यूक्लियोलस में। ओके, सो न्यूक्लियोलस को लेकर के 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नंबर पहला कि कब आपका अपीयर होगा, कब आपका डिसअपियर होगा। सो अपीयरेंस के लिए आपको वो दिखाया गया कि ये आपका टीलो फेज जो होगा वहाँ पे फिर से दोबारा ये रीअपियर हो जाएगा, और आपके जो प्रो फेज का लेट फेज होगा, मतलब लेट प्रो फेज जो होगा वहाँ पे क्या होगा, ये डिसअपियर हो जाता है। और जब अपीयर होता है तो कहाँ पे होगा, दैट इज द NOR रीजन में, मीन्स न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन में, जो कि क्रोमोसोम का पार्ट होता है। इसकी सिंथेसिस भी वहीं से होती है। यहाँ पर आपको कुछ दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपका जो न्यूक्लियोप्रोटीन होती है उनका क्या काम है। ये अंदर वाला आपका जो है दैट इज़ द न्यूक्लियोप्लाज्म है, उधर बाहर वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो साइटोप्लाज्म है। और ये साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स होते हैं और साइटोप्लाज्मिक रिंग होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है जिसको कि
जिससे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। ये आपका पूरा क्या है, न्यूक्लियर एनवलप होता है। और ये आपका क्या है, न्यूक्लियर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेंट्रल चैनल होता है और न्यूक्लियर रिंग होती है, न्यूक्लियर बास्केट होते हैं। ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिंथेसिस है वो न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से। सेल में कहीं पे जगह है जो कि छुप जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली एक्चुअली उनका फॉर्म जो है चेंज हो जाता है। जैसे आपको पढ़ाया जाता है ना कि प्रोफेज के टाइम पे जो आपके क्रोमेटिन होते हैं वो पहले इनविजिबल टाइप के होते हैं, धीरे धीरे कंडेंस होकर के एकदम प्रॉपर दिखाई देने लगते हैं। फिर से उनकी जो अपीयरेंस है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती है। तो वो सेल साइकिल का जो प्रोसेस है ना वो डायनामिक प्रोसेस है, वहाँ पे चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो अपीयरेंस और डिसअपियरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कि जिस फॉर्म में वो दिखाई देता है उसको आप अपीयर वाला फॉर्म बोलते हैं। जब वो प्रोसेस के दौरान दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो डिसअपियर हो जाता है, दिखाई हमको नहीं देता है। तो ये इसका रीजन होता है। ऑर्गेनेली का डिवीजन होता है, डिसअपियर की बात नहीं। जैसे सपोज पूरा सेल अगर आपका डिवाइड हो रहा है तो सेल के साथ साथ में सारे के सारे ऑर्गेनल्स जो होंगे वो डिवाइड होंगे, तो उनका भी डिवीजन होगा। तब जाकर के वो बल्कि दो दो सेल्स आपका बन पाएगा। कैरियोकाइनेसिस के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा। मतलब उसके जो कंटेंट है वो डिवाइड होंगे, एक से दो बन जाएगा। अब जब साइटोकाइनेसिस होगी तो ऑर्गेनेली का डिवीजन होता है भाई, कैसे नहीं कह दिया। जैसे आपने सेंट्रीओल का पढ़ा है, सेंट्रीओल का डिवीजन होता है। एक सेंट्रीओल से दो सेंट्रीओल बनते हैं इस फेज में। ये बात अलग है कि आपको ऑर्गेनेली का डिवीजन लिसन लिसन लिसन, आपको ऑर्गेनेली का डिवीजन पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ने को नहीं मिलता, क्योंकि सारा का सारा फोकस सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन पे होता है कि किस तरीके से डीएनए एक से दो कॉपी बनाता है जिससे कि एक सेल से दो सेल्स बनती है। लेकिन जब आप थोड़ा और भी पढ़ेंगे, जैसे अभी आपको जो माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब साइटोस्केलेटन पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आपको पढ़ना है सेंट्रियोल के बारे में। तो सेंट्रियोल का आप देखेंगे डिवीजन होता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन होगा, क्लोरोप्लास्ट, सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका डुप्लीकेशन होता है। तभी तो जैसे जब एक पेरेंटल सेल्स से, जैसे अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं, तो एक सेल्स से दो सेल्स बनती है, तो वो दोनों जो सेल्स होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं। दोनों सेल्स में सब कुछ प्रॉपर कंटेंट होता है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ इक्वल होती हैं, तो इन सबका डिवीजन होता है। बट ये डिवीजन आपको पढ़ने को नहीं मिलता, आपको पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। सारा का सारा फोकस हमारा न्यूक्लियो मतलब कैरियोकाइनेसिस पे आ जाता है। साइटोकाइनेसिस के बारे में आपने पढ़ा ही क्या, मतलब साइटोकाइनेसिस के बारे में लिख दिया था कि हाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। पूरा का पूरा जो तामझाम आपने पढ़ा, प्रोफेज, एटाफेज, मोटा मेटाफेज और टीलोफेज, ये सारे के सारे फेजेस किसके लिए हैं, कैरियोकाइनेसिस के लिए। अभी भैया माइटोकॉन्ड्रिया कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया, पूरी की पूरी जेनेटिक्स पढ़ा दी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन सब पढ़ा दिया उसमें आपको कब फेज में होता है, फिर भी आप सवाल। माइटोकॉन्ड्रिया का जो रेप्लिकेशन होगा वो पूरे सेल के किसी भी टाइम पर हो सकता है, ऐसा कुछ फेज उसका फिक्स नहीं है, जैसा कि न्यूक्लियर डीएनए के लिए फिक्स होता है एस फेज। क्या क्या होता है? हाँ जी, कैरियोकाइनेसिस जब होता है आपका तो वहाँ पे सारा का सारा सेल ऑर्गेनेस होता है। बस यही है कि उस टाइम पे जो सेल का वॉल्यूम होता है उस टाइम पे न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। सेल डिवीजन होने के लिए वॉल्यूम और इसके बाद उसका जो एरिया है, उन दोनों का मतलब उसके अंदर का जो कंटेंट है और जो एरिया है, दोनों का फिक्स एक रेशियो होता है। उस रेशियो में आने के बाद ही सेल डिवाइड करती है। तो जब कैरियोकाइनेसिस होना शुरू हो, क्या हो जाता है?
हाँ, न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियस के अंदर में है, जो कि पूरा कैरियोकाइनेसिस के अंदर में आता है। वो आपको बताया जाता है कि हाँ, ये डिसअपीयर हो रहा है और अपीयर हो रहा है। ऑर्गेनेली भी डिवाइड होती हैं, ऑर्गेनेल डिवीजन होते हैं, लेकिन वो उनका साइटोकाइनेसिस, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। साइटोकाइनेसिस के लिए आपने कौन-कौन से फेज पढ़ लिए? कोई फेज नहीं पढ़ा आपने। क्योंकि साइटोकाइनेसिस डायरेक्टली यही बताया जाता है कि साइटोप्लाज्म के जो कंटेंट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, दो पार्ट में बन जाते हैं। पूरा का पूरा फोकस और जितना भी आपने फेजेस पढ़े हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या लेप्टोप्टीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डाइकाइनेसिस, ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के डिवीजन को ही बताता है कि कैसे न्यूक्लियस के अंदर में जो आपके जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनका डिवीजन होता है या रेप्लिकेशन होता है। अभी सवाल में आप लोगों से सेंट्रियोल के रेप्लिकेशन से भी क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। पहले स्टार्टिंग के कुछ साल में चला था डीएनए के रेप्लिकेशंस को लेकर के कि सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशंस कौन से फेज में पाया जाता है। तो ये जब क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, सब लोग जानना शुरू कर दिए कि हाँ, एस फेज में पाया जाता है। तो कुछ कुछ टाइम तक एक दो बार में सवाल में ये पूछा गया कि डीएनए रेप्लिकेशंस करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से फेज में बनते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत हुए और सही हुए, फिर कोचिंग वालों ने क्या किया, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जो क्वेश्चन है वो आता है कि सेंट्रियोल का डिवीजन किस फेज में होगा और कहाँ पे वो, मतलब सेंट्रियोल का नंबर किस वाले फेज में डबल रहेगा या उसका कॉपी ज़्यादा डबल हो जाएगी। अब इस टाइप का सवाल पूछा जाता है आपसे सेल साइकिल से। और अभी सेल साइकिल से ना पूरा ऐसे प्रोफेज मेटाफेज इस तरीके से नहीं पूछता, वहाँ पे अब प्रॉब्लम बना करके देता है कंटेंट को लेकर के। अगर कोई सेल्स मान लीजिए स्टार्टिंग में उसके पास 6 नंबर ऑफ क्रोमोजोम थे, तो अगर उसको टीलो फेज में देखा जाएगा, मेटा फेज में देखा जाएगा और एना फेज में देखा जाएगा, तो सबसे हाईएस्ट या सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ डीएनए कहाँ पे मिलेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कहाँ पे मिलेंगे। तो क्रोमोजोम्स और डीएनए का जो रिलेशन है वो सेल साइकिल में वेरी करता है। आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स का नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है, जबकि डीएनए का नंबर जो होता है वो डबल हो जाता है। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। शायद अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया गया होगा, 2n और 2c का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो बताया जाता है ना कि ये G1 फेज के बाद जब आप G2 फेज में जाते हैं तो यहाँ पे 2n के बजाय क्या हो जाता है, 4n हो जाता है, लेकिन अभी भी ये 2c ही रहता है। फिर इसके बाद आपका, सॉरी, एस फेज के बाद आएगा G2। ये एस फेज के बाद जो आपका ये नंबर होता है वो 2n से 2n के बाद क्या होता है, टू फोर, सॉरी, 4n हो जाता है। जबकि यहाँ पे क्या रहता है, 2c रहता है। तो ये क्या बताता है कि सेल साइकिल के टाइम पे नंबर ऑफ डीएनए क्या होते हैं आपके, डबल होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आपके क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अब सेल साइकिल से सवाल पूछा जाता है कि कोई भी सेल्स मान लीजिए, अगर आपका जैसे सपोज वीट प्लांट है, राइट, वीट प्लांट का जीनोम कैसा होता है, दैट इज द हेक्साप्लॉइड होता है, मतलब 6 क्रोमोजोम का सेट होता है। सपोज आपको दे दिया गया कि हाँ, इसके एक सेल्स में 6 आपका क्रोमोजोम था, मतलब 6n था। तो अगर ये सेल्स आपकी टीलोफेज के फेज अवस्था में है तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होंगे, मेटाफेज की अवस्था में अगर है तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने होंगे, या अगर ये सेल्स आपकी G2 फेज में है तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, नंबर ऑफ डीएनए कितने होंगे, या अगर आपका ये एस फेज में है तो क्या होगा। इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है। अब कहीं पे भी ये नहीं पूछा जाता है कि प्रोफेज मेटाफेज क्या है, उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। बहुत जान लिया सब लोगों ने कि प्रोफेज मेटाफेज टीलोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोजोम्स इक्वेटर पे आ रहे हैं, फिर डिवाइड हो रहे हैं, फिर सेपरेट हो जा रहे हैं। अब वो सवाल नहीं बनता। और दूसरा, जैसे जो लोग प्लांट साइंस के स्टूडेंट रहे हैं उनसे तो सपोज यही पूछ दिया जाता है कि मान लीजिए कोई एक प्लांट, मतलब सीड है जिसका कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स मान लीजिए सपोज कि, मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका वीट प्लांट है या मान लीजिए राइस का प्लांट है। राइस को अगर फॉर एग्जांपल 50 सीड बनाना होगा, तो उस 50 सीड्स के फॉर्मेशन के लिए उसको कितने बार मियोसिस या माइटोसिस सेल डिवीजन करना पड़ेगा। अब ये तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है कि अगर 50 सीड्स अगर आपको बनानी है किसी का भी, राइस का, वीट का या पी का, मान लीजिए मटर का ही है, मटर का अगर आपको 50 सीड बनाना है, तो उस 50 सीड्स को बनाने के लिए कितनी डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। नंबर ऑफ माइटोटिक मियोटिक सेल डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 50 सीड्स। तो सेल,
देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो क्वेश्चंस की डिमांड है ना, वो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा हो चुकी है। मैंने आपको बताया ना कि अभी अगर आप सेल साइकिल में, सेल डिवीज़न में ये पढ़कर जाते हैं कि हाँ, प्रोफ़ेज़ क्या होता है, मेटाफ़ेज़ क्या होता है, टेलोफ़ेज़ क्या होते हैं, एनाफ़ेज़ क्या होता है, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। आप सिर्फ़ पढ़ेंगे और पढ़ कर के चले आएँगे। हाँ। सी सीएसआईआर वालों को क्या क्या है ना कि इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर है ना, सब जगह से मैंने बताया था आपको सीएसआर पेपर कैसे बनाया जाता है, केवीएस वाले बैच में बताया था ना? हाँ, तो आप वही समझ लीजिए कि उस प्रोसेस को अगर मैंने आपको क्यों बताया था, आई डोंट नो कि कितने लोग इसमें से जुड़े हैं जो कि यहाँ पे हैं और उस टाइम पे जब मैंने ये बताया था कि ये उनको जानकारी है, पता नहीं है। मेरे ख्याल से अभी पूजा है, आकांक्षा है, ये लोग तो उस टाइम पे नहीं थे। अच्छा, तो फिर तो ठीक है, अगर आपको वो चीज़ मैंने इसीलिए बताई थी कि आपको इस बात को समझना होगा कि सीएसआईआर का पेपर कितना अपडेटेड और कितना टफ़ेस्ट वाला चीज़ बनाया जाता है। आप उसको ऐसे नॉर्मल एग्ज़ाम के तरीके से पढ़ कर के आप नहीं जा सकते। मैंने बताया ना कि देखिए, आप सब लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा हुआ है, सब लोगों ने सेल डिवीज़न पढ़ा हुआ है, लेकिन इस टाइप के जो प्रॉब्लम बन कर के आते हैं ना, तो एक बार सोचने पर थोड़ा-सा मजबूर हो जाता है आदमी कि अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था सेल डिवीज़न में। तो अभी थोड़ा-सा क्वेश्चन्स को मतलब पूछने का जो तरीका है ना, एकदम पूरा एनालिटिकल टाइप का हो गया है। जानना वो ये चाह रहा है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है, क्या उसको आप अप्लाई कहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि जब भी कभी गैमेटोजेनेसिस होती है, चाहे वो मेगा स्पोरेंजियासिस होती है या माइक्रो स्पोरेंजियासिस होती है, तो वहाँ पे 4 आपके गैमेट सेल्स बनते हैं, जिनमें से 4 में से क्या होगा, अगर मेगा की बात किया जाएगा, मदर सेल्स की अगर बात किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, 4 में से 1 बचेगा, मतलब बाकी 3 खराब हो जाएँगे, या माइक्रो की बात किया जाएगा तो भी क्या होंगे, खराब हो जाएँगे। तो एक सेल साइकिल से बेसिकली आपका क्या होगा, इस तरीके से एक आपका गैमेट बनेगा। तो नंबर ऑफ गैमेट्स बनाने के लिए कितना आपको चाहिए होगा, ये थोड़ा-सा लॉजिकल सवाल आपसे पूछता है। तो अभी सारी चीज़ों में लॉजिक्स आना शुरू हो गए हैं। तो अब आपको इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ बार-बार कि जो भी चीज़ आप पढ़ें, उनमें थोड़ा-सा एनालिटिकल आपको रखना चाहिएगा। सिंपल ऐसे अगर आप चीज़ों को सिर्फ़ याद कर लेते हैं, तो उससे सवाल आप उससे काम आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो हुँ, अच्छा। ओके, ये जो फिगर है आपको दिखा रहा है कि जो न्यूक्लियर जो पोर है, उस न्यूक्लियर पोर से किसी भी प्रोटीन का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, राइट? ये वाली जो फिगर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये इम्पोर्ट प्रोटीन है, जो कि आपके पास इसका हेटेरोडाइमर प्रोटीन्स होती है अल्फा। हाँ, तो ये तो मैं आपको बता ही रहा था, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स होती हैं, वो न्यूक्लियर पोर के ऊपर रिसेप्टर का काम करती हैं और इन्हीं से ये बाइंड करके तब जा कर के वो प्रोटीन्स आपका आता है। आपको देखिए, इन प्रोटीन से नेचर क्या पूछा जाता है, जैसे जो इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट है, इन इन प्रोटीन का नेचर आपसे पूछा जाता है कि नेचर बेसिकली कैसा होता है, होमोडाइमर होते हैं या हेटेरोडाइमर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इन प्रोटीन का एक अल्फा यूनिट है और दूसरा इम्पोर्टिन का बीटा यूनिट है। ये दोनों मिल करके बेसिकली हेटेरोडाइमर बनाते हैं। तो ये अल्फ़ा और बीटा यूनिट बेसिकली जिस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होना होता है, उस प्रोटीन के साथ में मिलकर क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड जब हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, तो इनके साथ में ये जो आपको यहाँ पे ये पूरा फेज आपका इधर का न्यूक्लियोप्लाज्म का है, ये वाला पूरा फेज आपका साइटोप्लाज्म का है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियोपोर का है। ये जो प्रोटीन है, इम्पोर्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन इम्पोर्ट करने के लिए है, मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में ले जाने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है।
यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर प्रोटीन पे पाए जाने वाले जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स थे, उनका यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक यहाँ पे टेल आपको दिखाई दे रहा है। जब आपका इम्पोर्ट और प्रोटीन अल्फा और बीटा नॉर्मली ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब इनका डिसोसिएशन होता है। ये एक्टिव तब होंगे जब इनमें क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, मीन्स एसोसिएशन होगा। और ये तब होता है कि जब आपकी जो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है, उस प्रोटीन के साथ जब वो आएगा तो बेसिकली पहले प्रोटीन जो अल्फा होती है वो उससे इंटरेक्ट होती है, और जब अल्फा प्रोटीन जब बाइंड हो जाती है तब जा करके वो प्रोटीन बीटा से क्या करता है, बाइंड करता है। ये जब कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पे बन जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स का इंटरेक्शंस इसी न्यूक्लियर प्रोटीन के पोर पे पाए जाने वाले प्रोटीन का जो टेल रीजन दिखाई दे रहा है आपको, इसके साथ में क्या होता है, हो जाता है। ये जब यहाँ से इंटरेक्ट करेगा तब बेसिकली एक तरीके से वो कर्ल करता है, मतलब फोल्ड करने का काम करता है। इस तरीके से कर्लिंग होती है। यहाँ पे आप देखिए कि जाकर पूरा एकदम जो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, इसमें से वो कर्लिंग करके इंपोर्ट कर देता है। यहाँ पर आपका जाएगा, फिर इस सरफेस पे जो आपकी ये रेड वाला प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट होना है, जिसको कोई भी प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जा रही है। यहाँ पे एनालस का मतलब, हेलो, यहाँ पे एनालस जो प्रोटीन है वो है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिस्टम प्रोटीन, मतलब कि जो न्यूक्लियस में भी जाने वाली है उस प्रोटीन का नाम दिया गया है। लेकिन आप उसके नाम पे नहीं जाइए, आप ये समझिए कि कोई भी प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ जाने वाली होगी, उसके लिए इम्पोर्ट प्रोटीन कैसे काम करेगा, और अगर कोई प्रोटीन न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आना होगा तो एक्सपोर्ट प्रोटीन कैसे काम करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए कि पहले इम्पोर्ट जो प्रोटीन है वो आपका हेट्रोडाइमर होते हैं, दो यूनिट होती है अल्फा और बीटा, दोनों ही डिसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं। जब वो प्रोटीन बेसिकली आपका जाकर के इंटरेक्ट होता, मीन्स प्रोटीन जिसको कि जाना है, पहले अल्फा वाले यूनिट से क्या होगा, इंटरेक्ट होगा। इंटरेक्शंस के बाद आपका बीटा यूनिट से इंटरेक्ट करेगा, वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रीन येलो एंड रेड, इसको टर्सरी या टर्नरी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जैसे ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है, न्यूक्लियर प्रोटीन पे न्यूक्लियर पोर पे पाए जाने वाले प्रोटीन का ये जो टेल रीजन होता है, ये इसके साथ में जाकर के इंटरेक्ट होगा। कौन से यूनिट से, बीटा वाले से। ये आपका क्या है, बीटा वाला। तो प्रोटीन जिसका कि ट्रांसपोर्टेशन होना है वो अल्फा से इंटरेक्ट होता है पहले, और इसके बाद इस प्रोटीन का जो ये टेल वाला रीजन है इससे कौन करेगा, बीटा वाला करेगा। जैसे ये बीटा वाला से इंटरेक्ट होता है, ये पूरा कर्ल हो जाता है, मतलब इस तरीके से ग्रुप बन के ऊपर तरफ आ जाता है। यहाँ पे नेटवर्क में आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद ये यहाँ पे आप देखिए कि ये ऊपर वाली जो प्रोटीन्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसके सरफेस पे जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है रन जीटीपीएस प्रोटीन। रन जीटीपीएस प्रोटीन बेसिकली एक एक्टिव प्रोटीन होती है जो कि जीटीपी का यूटिलाइजेशन करता है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी। और अब यहाँ पे बेसिकली इनका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो जीटीपी जो प्रोटीन्स होती है वो प्रोटीन बेसिकली आपका जो बीटा वाली यूनिट होती है, जिसके साथ में ये टेल वाला रीजन बाइंड किया हुआ था, उस टेल वाले रीजन के पास ये जो ऊपर का आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है लाइक दैट, इस तरीके से ये आपकी जो रन जीटीपी प्रोटीन होती है उसके लिए ये क्या है, बाइंडिंग साइट्स होती है। तो ये आकर के इस वाले यूनिट का ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ में क्या करता है, बाइंड करता है। जैसे ही ये आपका रन जीटीपी बाइंड करेगा, ये एनर्जी मीन्स फॉस्फोरिलेशंस कर देता है। फॉस्फोरिलेशंस करने से जिस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होना था, जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया था एनएलएस, और ये आपका था दैट इज द अल्फा इम्पोर्टिन प्रोटीन, ये दोनों क्या होते हैं, आपके डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये आपका पहुंच कहाँ पे गया, न्यूक्लियोप्लाज्म में। और जहाँ आया कहाँ से था, दैट इज द साइटोप्लाज्म से। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में पहुंचाने के लिए इम्पोर्ट प्रोटीन का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है। रन जीटीपीएस का काम कहाँ पे होता है, वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाने वाला एक एक्टिव प्रोटीन है, जो कि जीटीपी को एज अ हाइड्रोलिसिस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, उस एनर्जी को क्या करता है, यूज करता है। उसका काम यही होता है कि जो बीटा डोमेन होती है आपका इम्पोर्ट प्रोटीन का, उसके सरफेस से क्या करती है, बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद हाइड्रोलिसिस करता है, मीन्स फॉस्फोरिलेशंस करेगा। फॉस्फोरिलेशंस के बाद आपका जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्टेशन होना था, वो प्रोटीन और अल्फा प्रोटीन दोनों क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, फ्री फॉर्म में हो जाते हैं। राइट। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये जो आपकी अल्फा वाली यूनिट है, ये अब एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोटीन से क्या करती है, बाइंड कर जाती है। अब अगर एक्सपोर्ट प्रोटीन से आपका बाइंड किया हुआ था, आपको नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से आपका रन जीटीपीएस जो प्रोटीन है, जो कि पहले से आपका अल्फा वाले बीटा वाले यूनिट से क्या किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है, वो आपका यहाँ पे फिर आकर क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा फ्री फॉर्म में आने के लिए। तो इम्पोर्ट का सिस्टम होने के पीछे आपको जो लॉजिक है वो यहाँ से 4 स्टेप में आप उसको समझिए। कौन-कौन से स्टेप फॉलो होंगे, पहले आप ध्यान से समझिए। जिस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होना है वो अल्फा इम्पोर्टेंट प्रोटीन से बाइंड करेगा।
अल्फा इंपोर्टेड प्रोटीन के पास जो बाइंडिंग साइट्स है वो खुद से बाइंड करेगा बीटा वाले से। जब ये तीनों कॉम्प्लेक्स आपका बना लेंगे तब इस न्यूक्लियर प्रोटीन पे पाए जाने वाले प्रोटीन का टेल जो रीजन होगा इसको साइटोप्लाज्मिक टेल बोला जाता है। साइटोप्लाज्मिक टेल रीजन ये आकर के क्या करेगा, इससे अटैच होगा। अटैच होने के बाद पूरा क्या होता है, कर्ल्ड हो जाता है और ये जाकर के इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर का जो नेटवर्क होता है उस पर ट्रैप करा देता है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस पर जाकर के स्टैक हो जाएगा। अब आपका आता है रोल किसका, रन जीटीपी इस प्रोटीन का। तो रन जीटीपी प्रोटीन एक मतलब कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोटीन होती है जो कि हाइड्रोलिसिस का काम करता है और उस हाइड्रोलिसिस को कराने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी आपको जीटीपी देता है। तो वहाँ पे डिसोसिएशन होगा, प्रोटीन आपकी क्या होगी, चली जाएगी न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो इस तरीके से आपने देखा कि न्यूक्लियर पोर का क्या काम होता है। ओके। हाँ जी। हाँ बताइए। थोड़ा आवाज़ आपका ठीक से मतलब स्लो आ रहा है, आकांक्षा थोड़ा और पास से हो के बोलिए। हाँ, अभी सही तो नहीं है लेकिन हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, कहाँ पे ये वाला? सबसे लास्ट में ये देखिए, ये रन रैन जीटीपी जब आपका प्रोटीन इससे डिसोसिएट हो जाता है तो अपनी जो एनर्जी मतलब वो जो जीटीपी था अब वो जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये फेज इसको इनएक्टिव फेज दिखाता है। डिसोसिएशन होना है मतलब कि लास्ट में जब प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो वहाँ पे सारे के सारे जो आपके यूनिट्स होते हैं वो सब डिसोसिएट हो जाते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। फिर से जब प्रोटीन आएगी तो उनका एसोसिएशन होगा, फिर जाकर के वो एक्टिव होंगे, फिर वो काम करेंगे, मतलब कॉन्टिन्यूसली एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते हैं। नहीं, नहीं, न्यूक्लियोप्लाज़्म में क्यों रहेगा? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है ना ये साइटोप्लाज़्म में, ये आपको दिखा। ओके, 5th वाले में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रोटीन्स आपकी न्यूक्लियोप्लाज़्म में है, उस न्यूक्लियोप्लाज़्म के प्रोटीन को अगर बाहर की तरफ ले आना होता है, तो वहाँ पे एक्स प्रोटीन क्या करती है, काम करती है। एक्स प्रोटीन आपकी अल्फ़ा जो सब यूनिट होती है, जैसे मान लीजिए अभी आपने यहाँ पे प्रोटीन का देखा था तो एक्स प्रोटीन आपकी अल्फा प्रोटीन से क्या करेगी, बाइंड करती है। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जो आपके यहाँ पे ये रिसेप्टर प्रोटीन मतलब ये न्यूक्लियर पोर पे पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ में इंटरेक्ट होती है और फिर इसके बाद यहाँ पर आकर क्या होता है, डिसोसिएट होता है। जो रन जीटीपी आपका एटीपी के फॉर्म में होता है वो डिसोसिएट हो जाता है जब यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ताकि अब वो इनएक्टिव फॉर्म में आ सके। ये एक्स प्रोटीन है जो कि प्रोटीन्स को बाहर ले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है। कंफ्यूजन किस चीज़ का है थोड़ा आप लोग क्लियर करिए। जैसे सिंपल देखिए, इस फिगर में आपको सिर्फ सिंपल ये बताया जा रहा है कि कैसे प्रोटीन आपकी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा रही है और न्यूक्लियस से न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म। बिल्कुल, जब प्रोटीन का एक्सपोर्टेशन होगा तो ये एरो आप देखिए, एक्चुअली लास्ट में फिगर आपको यहाँ पे कलर दिखाया नहीं है लेकिन ये सारा आपका अंदर इधर की तरफ आ रहा है। ये एरो आपको वही दिखा रहा है और यहाँ पे ये लास्ट स्टेज में ये दिखा दिया कि सारे के सारे पार्ट जो हैं आपके इनएक्टिव फेज में हो गए, मतलब अब वो फ्री फॉर्म में हो गए।
ये अब ऐसे समझिए, अभी हम समझ पाए कि आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला यहाँ पर आएगा और ये पीला वाला भी आपका ऐसे डिसोसिएट हो जाएगा और ये एक्सप्रोटीन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आपका अल्फा वाला पार्ट और ये बीटा वाला पार्ट और ये जीटीपी सब फ्री फॉर्म में हो जाएंगे। फिर से साइकिल चलेगी अपनी। समझ आया? मतलब आप समझिए कि जब लास्ट में प्रोसेस हो जाएगी तो सारी चीजें क्या होंगी, डिसोसिएट फॉर्म में हो जाएंगी। ओके। आपको जो चीज इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए याद रखना है वो ये कि इम्पोर्टिंग प्रोटीन किसके लिए जिम्मेदार है और एक्सपोर्टिंग प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कैसे ये काम करता है। रन जीटीपीएस का क्या काम है, ये कई बार एग्जाम में सवाल में आपसे पूछा गया है। रन जीटीपीएस का क्या है और क्या इसका रोल होता है। तो आप लोगों ने देखा कि बेसिकली रन जीटीपीएस का क्या रोल है और किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है। हाँ जी। हम्म। एक्टिव, हाँ बिल्कुल। ये बोल तो रहा हूँ बार बार कि जो रैंड जीटीपी प्रोटीन होती है वो एक्टिव प्रोटीन होती है। मतलब कि हमेशा उसको काम करने के लिए एक मतलब वो कराता क्या है, हाइड्रोलिसिस कराती है। उसको कराने के लिए एनर्जी चाहिए होता है जो कि जीटीपी प्रोवाइड करता है। अगर जीटीपी नहीं रहेगा तो अपना काम वो नहीं कर पाएगा। वो एटीपी डिपेंडेंट एक प्रोटीन है जो कि एनर्जी मतलब एनर्जी डिपेंडेंट एक प्रोटीन है जो कि जीटीपी को यूज करता है एज ए एनर्जी। ओके। हाँ हाँ पूछिए। नहीं, मॉलिक्यूलर चैपरॉन नहीं है। मतलब ये ऐसे समझिए कि बेसिकली ये प्रोटीन है जो कि प्रोटीन मतलब प्रोटीन से प्रोटीन की अफिनिटी है इनके पास। ये स्पेशल काइंड के प्रोटीन है जो कि आपका मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये चैपरॉन नहीं है। चैपरॉन का कॉन्सेप्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है जहाँ पे प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। यहाँ पे हम लोग प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताइए कि कल डे टाइम पे आप लोगों की क्या अवेलेबिलिटी है और मतलब लीव है आप लोगों का, छुट्टी है कि क्या है? पूरा फ्री हैं आप लोग? मतलब मेरे ख्याल से सभी लोग अवेलेबल हैं। गर्ल्स में बता दीजिए आप लोग क्या मतलब अगर कहीं कुछ खुला हुला है कुछ तो बता दीजिए, कॉलेज वॉलेज या जो भी कुछ है। मतलब पूछने का सेंस मेरा ये है कि अगर सबकी अवेलेबिलिटी रहेगी तो आज जैसे डे टाइम में क्लास चली है वैसे कल भी डे टाइम पे क्लास आपकी हो जाएगी। तो बाकी जो संडे को तो पूरा आपका बायोकेमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कराएंगे कि देख रहे हैं समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। हाँ। तो कल डे टाइम पे अवेलेबिलिटी है सब लोगों की? चलिए। हाँ। कल तो गुरु पूर्णिमा है मतलब छुट्टी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों की छुट्टी है कि नहीं है, मतलब कल आप लोग अवेलेबल हैं कि नहीं?